एपिसोड 25। शाम का अंधेरा चारों तरफ अपने पर फैला चुका था। जमशेद एक दीवार की आड़ में लेटा सीने के बल आगे की तरफ रेंग रहा था। दीवार के इख्तिताम पर वो रुक गया। अगला खंडर वहां से 20 फुट के फासले पर था। वहां तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत और जुर्रत की जरूरत थी। जरा सी गलती उसे मौत के अंधेरों में धकेल सकती थी। तमाम एहतियात बाला ताक रखते हुए उसने सेकंडों में हतमी फैसला किया और फिर दोनों हाथ जमीन पर टिकाकर रेस में दौड़ने वाले खिलाड़ियों की तरह पोजीशन ली और फिर सब कुछ अल्लाह पर छोड़ते हुए दौड़ पड़ा। अभी उसने आधा फासला ही तय किया था कि सईद अख्तर की चलाई हुई गोली जन्नाटे की आवाज पैदा करते हुए उसके सर के ऊपर से गुजर गई। वो बाल बाल बचा। दूसरा फायर होने से कबल ही वो खंडर के अकब में पहुंच गया था। दूसरी गोली दीवार के कोने में लगी। जमशेद ने भी संभल कर उनकी तरफ फायर कर दिया, मगर किसी किस्म का कोई रद्दमल जाहिर न हुआ। यकीनन उसकी चलाई हुई गोली भी जाया गई थी। अब वो एक बार फिर एक दूसरे की निगाहों से ओझल थे। जमशेद ने इधर उधर देखा। तारीकी मुकम्मल तौर पर फैल चुकी थी। वो जिस रास्ते से इस नशेब में उतरे थे वो उन खंडरात से 60-70 मीटर के फासले पर था। रास्ते में चंद छोटे बड़े टीले थे। नजदीक तरीन टीला भी तकरीबन 15 मीटर की दूरी पर था। जमशेद का दिमाग तेजी से सोच रहा था। सूरत हाल बहुत संगीन हो गई थी। उसके बचने के इम्कानात बहुत कम थे। रिवॉल्वर में सिर्फ 4 गोलियां बाकी थी। मैं अगर उनसे पहले किसी तरह ऊपर पहुंच जाऊं तो बच सकता हूँ, उसने दिल ही दिल में सोचा। फिर अपने इस इरादे पर अमल करने के लिए तैयार हो गया। उस वक्त मुकम्मल सकूत था और यह सन्नाटा यकीनन किसी तूफान का पेश खैमा था। मगर जमशेद अपनी जिंदगी दांव पर लगाने का हतमी फैसला कर चुका था। 60-70 मीटर का यह फासला उसने अपनी जान पर खेलकर अबूर करना था। जिंदगी उससे 70 मीटर के फासले पर उसकी मुंतजर थी, लेकिन दरमियान में एक एक कदम पर मौत अपने खूनी जबड़ों के साथ मौजूद थी। आमिर कमाल और सईद अख्तर भी उसकी नीयत भांप चुके थे, इसलिए वो उसका रास्ता रोकने की प्लानिंग कर रहे थे। जमशेद खान टूटी हुई दीवार के अकब में दुबका खुद को आइंदा पेश आने वाले हालात के लिए तैयार करा था। शाम के बाद मलगूजे अंधेरे में उसे अपने दिल की धक धक आवाजें सुनाई दे रही थी। उसने चंद लम्हे मजीद इंतजार किया, फिर यकायक दीवार की आड़ से निकलकर करीबी टीले की तरफ दौड़ लगा दी। फिजा एक मरतबा फिर फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। गोलियां उसके दाएं बाएं से गुजर रही थी, मगर वो भागता चला गया। टीले के नजदीक पहुंचते ही उसने जस्त लगाई और दुश्मन की निगाहों से ओझल हो गया। टीला ज्यादा ऊंचा नहीं था। वो पूरे कद के साथ उसके अकब में खड़ा नहीं हो सकता था। अगर वो ये रिस्क लेता तो दुश्मन बासानी उसे निशाना बना सकते थे। चनाचे वो कोहनियों और घुटनों के बल रेंगते हुए आगे बढ़ने लगा। उसके ओझल होते ही फायरिंग बंद हो गई। यूं ही क्रॉलिंग के अंदाज में आगे की तरफ रेंगते हुए वो टीले के दूसरे सिरे तक पहुंच गया। रिवॉल्वर को उसने एहतियात के साथ अपने दाहिने हाथ में पकड़ा था। दूसरा टीला 8-10 मीटर की दूरी पर था, मगर दुश्मन घात में थे। उन्हें मालूम था कि अब वो दूसरे टीले की आड़ लेने की कोशिश करेगा। वो सोच ही रहा था कि जिंदगी मौत की आंख में चोली ना जाने कितनी देर तक चलती है। आखिर किसी को तो जिंदगी से हाथ धोना ही पड़ेंगे, दुश्मनों को या फिर। इस साके का सोचते हुए लम्हे भर के लिए वो लरस के रह गया। आबिद खान का इबरतनाक अंजाम वो अपनी आंखों से देख चुका था। ये बेजरर से नजर आने वाले लोग किस कदर जालिम और दरिंदा सिफत थे, इसका उसे अच्छी तरह अंदाजा था। इससे तो कहीं बेहतर था कि वो लड़ते हुए मारा जाए या फिर उन्हें जहन्नुम रसीद कर दे। उसने लम्हों में यह हतमी फैसला किया और फिर उठकर दूसरे टीले की तरफ दौड़ लगा दी। एक बार फिर गोलियां उसके ऊपर से गुजरी, मगर वो बाहिफाजत टीले के अकब में पहुंच गया। यह टीला निस्बतन पहले टीले से ऊंचा था और उसके अकब में वो बिल्कुल महफूज था। मगर ऐसा हमेशा के लिए वो नहीं कर सकता था। उसे किसी न किसी तरह ऊपर अपनी जीप तक पहुंचना था। दरमियान में सिर्फ एक टीला हायल था, उसके बाद वो बासानी ऊपर तक अपनी जीप तक पहुंच सकता था। फासला सिर्फ 30-40 गज का था, लेकिन दुश्मन भी उसकी ताक में थे। बहुत तुलवसा उसके फरार की राहें मसदूद कर रहे थे। अचानक उसे दौड़ते कदमों की आवाजें सुनाई दी। उसने उचक कर टीले के ऊपर से देखा तो उन दोनों में से एक भागता हुआ ऊपर घाटी वाले रास्ते की तरफ जा रहा था। जमशेद ने उस पर फायर झोंक दिया, मगर गोली खता गई। उसने दोबारा फायर किया तो सिर्फ ट्रिच की आवाज सुनकर अपनी जगह पे सुन हो गया। रिवॉल्वर खाली हो चुका था और परेशान कुन बात यह थी कि उसके पास फाजिल गोलियां थी और न ही कोई दूसरा हथियार। सूरत हाल उसकी तवक्को से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। उसने जल्दी से खाली रिवॉल्वर बेल्ट में अड़सा और फिर इधर उधर देखने लगा। टीले से चंद कदम दूर एक खंदक नुमा खंडर खड सा बना हुआ था और ये खड भी ऊपर घाटी वाले रास्ते की तरफ जा रहा था। वो उस खड में छुपते छुपाते ऊपर पहुंच सकता था, मगर खड भी दुश्मनों की निगाहों में था। एक लम्हे के लिए तो उसने सोचा कि खुद को उनके हवाले कर दे। जो होगा देखा जाएगा। हो सकता है वो महज उसे अगवा करने पर ही इक्तफा कर ले। मगर फिर उसने फौरन ही अपना ये बुजदिलाना फैसला मंसूख कर दिया। उसने एक बार फिर उचक कर टीले के ऊपर से घाटी वाले रास्ते की तरफ देखा तो रास्ते के दरमियान में आमिर कमाल को मौजूद पाया। उसे उसके
قد کاٹ کی وجہ سے وہ بآسانی پہچان گیا تھا۔ اب کھڈ میں کودنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ محتاط انداز میں آگے بڑھا اور عین اسی لمحے ٹیلے کے اوپر سے ایک ہیبلا سا نمودار ہوا۔ خبردار! فضا میں سعید اختر کی مکرو آواز گونجی۔ ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا ورنہ میں بے درے گولی چلا دوں گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ تمہارا ریوالور خالی ہو چکا ہے۔ بس اب تمہارے ڈرامے کا دی اینڈ ہونے ہی والا ہے۔ جمشید نے کوئی جواب دینے کے بجائے کھٹ کی طرف چھلانگ لگا دی اور سعید اختر نے ریوالور کا ٹریگر دبا دیا۔ اس روز دوپہر کا کھانا جہانداد اور جمشید خان نے اکٹھے کھایا تھا۔ جمشید نہ صرف کھانے سے قبل متفکر نظر آ رہا تھا بلکہ کھانے کے دوران بھی چپ چاپ ہی رہا تھا۔ اس سے قبل ایسا کبھی نہیں ہوا تھا اور نہ ہی جہانداد نے کبھی اسے اس قدر متفکر پایا تھا۔ اس کی یہی سنجیدگی جہانداد کو کھٹک گئی اور وہ چپ نہ رہ سکا۔ میں کافی دیر سے یہ بات نوٹ کر رہا ہوں، آپ بہت زیادہ فکر مند نظر آ رہے ہیں، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی خاص بات نہیں، تم کھانا کھا کر ریسٹ کرو، میری واپسی تک گھر سے مت نکلنا، ہو سکتا ہے میں آج رات کو واپس نہ لوٹ سکوں۔ آپ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ ہاں، میں بھی کھانا کھا کر روانہ ہو جاؤں گا۔ کہاں؟ یہ بتانا میں غیر ضروری سمجھتا ہوں، میرا تعلق محکمہ پولیس کی کرائم برانچ سے ہے، کسی بھی وقت کہیں بھی میری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ایک بات کہوں؟ کہو۔ مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ کیوں؟ تم کیا کرو گے میرے ساتھ چل کر؟ میں کوئی سیر و تفریح کے لیے نہیں جا رہا، اسی لیے میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں، ورنہ سیر و تفریح کے لیے تو میں خود بھی جا سکتا ہوں۔ سوری جہانداد، میں ایک سیکرٹ مشن پر جا رہا ہوں، تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ ہمیں سرکاری رازوں کی حفاظت کرنا پڑتی ہے اور یہ معاملہ تو ویسے بھی بہت زیادہ سیکرٹ ہے، اس لیے تو میں اکیلا جا رہا ہوں، ورنہ کسی پولیس کے آدمی کو ساتھ لے جاتا۔ آپ کو کسی عابد خان نامی پولیس انسپکٹر نے بلایا ہے نا؟ کیا تمہیں الہام ہوا ہے؟ کون انسپکٹر عابد خان؟ میں تو نام پہلی مرتبہ سن رہا ہوں۔ اس نے فون کیا تھا، وہ پشاور سے دور کسی غیر آباد پہاڑی علاقے میں آپ کا منتظر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس احمق نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہوگا۔ ہاں، مگر ایسا شاید غلط فہمی کی بنا پر ہوا ہے۔ دراصل میری ہیلو سنتے ہی وہ بغیر کچھ پوچھے شروع ہو گیا تھا۔ تو پھر اسے میرے آفس میں فون کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ آپ گھر پر نہیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس نے آپ کے آفس فون کر دیا ہوگا۔ عابد خان جو حماقت کر چکا ہے سو کر چکا ہے، مگر میں ایسی حماقت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس معاملے کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ تعلق تو بہت گہرا ہے۔ ابراہیم بنگش سردار فراست علی خان کا ہی آدمی ہے، اسی کے ایما پر وہ یہ مضمون تجارت کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہارا اندازہ درست ہو، مگر یہ قانون اور جرم کی جنگ ہے، تم کیوں مفت اپنی جان گنوانا چاہتے ہو؟ یہ اندازہ نہیں ہے، بلکہ میں موسیٰ خان کی زبانی کئی بار ابراہیم بنگش کے متعلق سن چکا ہوں۔ وہ تو مجھے سے ملوانے والا تھا، مگر اس سے پہلے میں نے اس سے قطع تعلق کر لیا۔ سوری، تمہاری سب باتیں میں سچی مان سکتا ہوں، مگر تمہیں کسی بھی قیمت پر ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان اس موضوع پر کوئی بات نہ ہوئی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جمشید خان فوراً جیپ لے کر روانہ ہو گیا تھا۔ جہانداد اس کی موجودگی میں ہی ایک حتمی فیصلہ کر چکا تھا۔ چنانچہ اس کے نکلنے کے بعد وہ تھوڑی دیر تک انتظار کرتا رہا۔ جو ہی جمشید کی جیپ کوٹھی کے صدر دروازے سے باہر نکلی، جہانداد لپک کر اپنی جیپ کے پاس پہنچ گیا۔ چند منٹوں بعد وہ جمشید کے تعاقب میں روانہ ہو چکا تھا۔ وہ بڑے محتاط انداز میں جمشید کا تعاقب کر رہا تھا۔ شہر کی مصروف شاہراہوں سے گزرتے ہوئے جمشید ایک بڑی سڑک پر پہنچ گیا۔ یہ سڑک سیدھی مغرب کی جانب رہنمائی کری تھی۔ غیر مصروف شاہراہ ہونے کی وجہ سے جمشید نے جیپ کی رفتار کم کرتے ہوئے درمیانی فاصلہ بڑھا دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جمشید خان اپنے تعاقب سے آگاہ ہو جائے۔ دونوں جیپوں کا درمیانی فاصلہ 100 گز سے کسی طرح بھی کم نہ تھا۔ سڑک پر ٹریفک بہت کم تھا، تاہم اکا دکا بڑی گاڑیاں گزر رہی تھیں، جن میں زیادہ تر مال بردار ٹرک اور آئل ٹینکرز تھے۔ جہانداد برابر اس کی جیپ پر نظر رکھے ہوا تھا۔ اچانک اسے عقب سے ہارن سنائی دیا اور پھر ایک آئل ٹینکر زن کی آواز کے ساتھ اسے کراس کرتے ہوئے گزر گیا۔ جہانداد نے خود کلامی کے انداز میں آئل ٹینکر کے ڈرائیور کو برا بھلا کہا اور پھر دوبارہ اپنی توجہ سڑک پر مرکوز کر دی۔ درمیان میں آئل ٹینکر کے آ جانے کی وجہ سے اب جمشید خان کی گاڑی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد آئل ٹینکر جمشید خان والی گاڑی کو اوورٹیک کرتے ہوئے ایک موڑ گھوم گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے جمشید کی جیپ بھی موڑ مڑتے غائب ہو گئی۔ جہانداد کے سامنے اب موڑ تک سڑک بالکل سنسان پڑی تھی۔ اس نے رفتار کچھ اور کم کر دی تھی۔ ایسا اس نے احتیاطاً کیا تھا تاکہ جمشید کو اپنے تعاقب کا شک نہ ہو سکے۔ جس وقت وہ موڑ کے قریب پہنچا، عین اسی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس نے میکان کے انداز میں جیپ کو سڑک کے کنارے روک دیا۔ جیپ سے اتر کر وہ بھاگتا ہوا موڑ کے دوسری جانب پہنچ گیا۔ سامنے تقریباً 150 گز کے فاصلے پر اسے آئل ٹینکر اور ایک مال بردار ٹرک متصادم حالت میں نظر آئے۔ ٹینکر سے آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے اور مخالف سمت سے آنے والی
चंद छोटी गाड़ियां भी रुकी हुई थी। लोग ऑयल टैंकर और ट्रक के अमले की मदद कर रहे थे। वो कुछ देर तक ये मंजर देखता रहा। सड़क तकरीबन ब्लॉक हो चुकी थी। वक्ती तौर पर वो जमशेद के ताक़ुब को फरामोश कर बैठा था और यही उसकी गलती थी। जब अचानक उसे वहां जमशेद की गाड़ी नजर न आई तो वो उल्टे कदमों अपनी जीप की तरफ भागा। जीप स्टार्ट करके वो तेज रफ्तारी का मुजाहरा करते हुए जाए हादसा तक पहुंच गया। उस वक्त तक रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो चुका था। थोड़ी बहुत कोशिश और लोगों की बिना समाजत करके उसने निकलने का रास्ता तो बना लिया, मगर उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। जमशेद की गाड़ी का दूर दूर तक कोई पता न था। हालांकि आगे मीलों तक सड़क बिल्कुल एक ही सीध में जा रही थी, कहीं को मोड़ वगैरह नहीं था। ये बात उसके लिए परेशान कौन थी। वो गाड़ी की रफ्तार बढ़ाता चला गया। तकरीबन 15-20 किलोमीटर आगे जाकर सड़क वीरान और संगलाख पहाड़ों में दाखिल हो गई। वो इर्द गिर्द देखता जा रहा था कि शायद कहीं जमशेद की जीप नजर आ जाए, मगर लगता था उसे जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गया। 1 किलोमीटर आगे जाकर उसने बाएं हाथ गाड़ी को एक पथरीले रास्ते पर उतार दिया। फोन करने वाले ने उसे कुछ ऐसा ही पैगाम दिया था कि वो कहीं पहाड़ों के दामन में मौजूद है। गो के वो फोन जमशेद के लिए किया गया था, मगर इत्तेफाकन उसने सुन लिया था। निशानी के तौर पर पैगाम देने वाले ने फोन के एक खंबे के मुताबिक भी बताया था, मगर वहां उसे दूर दूर तक फोन का कोई खंबा नजर नहीं आ रहा था। जीप को आगे बढ़ाते हुए वो पहाड़ों के अंदर घुसता चला गया, यहाँ तक कि आगे रास्ता मसदूद हो गया था। उसने जीप को वहीं एक चट्टान की आड़ में रोका और इंजन ऑफ करने के बाद नीचे उतर गया। उसके पास लोडेड रिवॉल्वर मौजूद था, मगर एहतियातन उसने वो रूसी क्लाशनकोव भी जीप की अकबी सीट के नीचे से निकाली, जो चंद रोज पहले उसने चोर बाजार से खरीदी थी। वहां से 3 पगडंडी नुमा रास्ते निकल रहे थे। एक रास्ता सीधा आगे, दूसरा दाएं हाथ और तीसरा बाएं जानिब जा रहा था। एक लम्हे के लिए उसने सोचा और फिर सीधा आगे बढ़ गया। उस वक्त कहर की गर्मी थी। 10-15 मिनट चलने के बाद वो पसीना पसीना हो गया, मगर वो ऐसे हालात का आदी था। अपनी अस्करी जिंदगी में वो इससे कहीं ज्यादा कड़े मौसम से गुजर चुका था। गर्मी को खाते में न लाते हुए वो तेजी से आगे बढ़ रहा था। जमशेद का सुराग ढूंढने के लिए कभी कभार वो आसपास की चट्टानों पर भी चढ़कर देख लेता, मगर दूर दूर तक किसी जीरू का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था। वो भूल भुलैयों जैसे पहाड़ थे। अगर वो सिमत का अंदाजा ना रखता तो उसके भटक जाने का खतरा था। आखिरकार 1.5 घंटे की नाकाम कोशिशों के बाद वो वापस अपनी जीप के पास पहुंचा। बोतल निकालकर उसने पानी पिया और चंद लम्हे सस्ताने के बाद दाएं तरफ जाने वाले रास्ते पे चल पड़ा। ये रास्ता कदरे दुश्वार गुजार था। इर्द गिर्द कांटेदार पौधे और झाड़ियां उसके लिबास के साथ उलझ रही थी, मगर वो बराबर आगे बढ़ता गया। सूरज उस वक्त तक मगरिब की जानिब झुक चुका था, मगर धूप की तमाजत बदस्तूर मौजूद थी। उसकी गर्दन से बहने वाला पसीना रेंगता हुआ उसकी रीढ़ की हड्डी तक पहुंच रहा था। झाड़ियों से बचते उलझते हुए खुली नशीबी जगह पर पहुंच गया। जमीन रेतीली थी, कहीं कहीं दरख्त भी थे। जगह तकरीबन वादी नुमा थी। इर्द गिर्द जंगली घास के कतार भी थे। वो दाएं बाएं देखते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगा। वो एक टीले के करीब पहुंचा। दफतन उसकी समातों से एक ऐसी आवाज टकराई जैसे कोई चरवाहा रेवड़ को हाँकते हुए निकालता है। ये आवाजें सुनकर वो तेजी से टीले के ऊपर चढ़ा। तकरीबन 30-40 गज दूर उसे एक चरवाहा नजर आया, जो भेड़ों को हाँकते हुए मुखालिफ सिम जा रहा था। ए सुनो! अपने अकद में चरवाहा आवाज सुनकर पीछे को पलटा और हैरत भरे अंदाज में जहादात को देखने लगा। हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पर उसने कंधे से राइफल उतारकर हाथ में पकड़ ली थी। सूबा सरहद में चरवाहे उमूमन मुसल्लह होते हैं। जहादात भागता हुआ उसके करीब पहुंचा। उसकी सांस चढ़ी हुई थी। तुमने यहाँ आसपास कुछ लोगों को देखा है? नहीं देखा। तुम्हारी बस्ती किधर है? वो उधर, पहाड़ों के पीछे। तुम किधर से आए? मैं पेशावर से आया हूँ। दरअसल मैं वो रास्ता ढूंढना चाहता हूँ जो इन पहाड़ों से होकर तुम्हारे वतन की तरफ जाता है। मेरा भाई ट्रक ड्राइवर है और इसी रास्ते पर उसका ट्रक कहीं रुका हुआ है। क्या तुम मुझे वो रास्ता बता सकते हो? ओ खुदा ख्वार, वो तो इधर से बहुत दूर है। तुम्हारे पास गाड़ी बाड़ी है क्या? हाँ, ऊपर खड़ी है। तो फिर ठीक है, गाड़ी में सीधा पक्का सड़क पर पहुंच जाओ और फिर आगे की तरफ सफर करो। जहाँ रास्ते में फोन का खंबा नजर आए, बस वहीं से बाएं तरफ अंदर को रास्ता जाता है। तुमको फोन का खंबा और भी नजर आएगा, मगर वो खंबा एक ऊंचे टीले पर लगा होगा। शुक्रिया, जहादात ने कहा और पलट गया। ऊपर पहुंचकर उसने जीप स्टार्ट की और वापस पुख्ता सड़क की तरफ रुख कर लिया। पुख्ता सड़क पर पहुंचते उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। जिस वक्त वो मतलूबा फोन के खंबे तक पहुंचा, उस वक्त सूरज बस चंद लम्हों का मेहमान रह गया था। खंबे के साथ ही बाएं जाने बे कुशादा पथरीला रास्ता पहाड़ों के अंदर जा रहा था। वो उसी रास्ते पर जीप आगे बढ़ाता चला गया। तकरीबन 15 मिनट की ड्राइविंग के बाद उसे एक टीले की आड़ में एक की बजाय 2 जीपें खड़ी नजर आ गई। उनमें से एक गाड़ी को तो उसने पहली नजर में ही पहचान लिया था। वो जमशेद की जीप थी, जबकि दूसरी गाड़ी एक सफेद रंग की बंद वैन थी।
दोनों गाड़ियों के नजदीक पहुंचकर उसने जीप रोकी और क्लाशनकोफ उठाकर नीचे उतरा। अभी वो इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था कि दूर से उसे फायरिंग की आवाजें आने लगी। वो तेजी से आगे बढ़ा। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे, इसलिए गूंजती हुई आवाज की सही सिमत का अंदाजा नहीं हो रहा था। बहरकैफ अंदाजे से वो एक सिमत मुंतखब करके आगे बढ़ने लगा। जब वो ढलानी पगडंडी तक पहुंचा तो एक बार फिर फायरिंग शुरू हो गई। अब फायरिंग की आवाज बिल्कुल वाज़ेह थी। उसकी सिमत भी मालूम हो गई थी। वो नीचे नशेबी इलाके से आ रही थी। वो तेजी से नीचे उतरने लगा। उस वक्त तक सूरज गुरूब हो चुका था और चारों तरफ मलगोजा अंधेरा फैलता जा रहा था। ताहम अभी तक इतनी रोशनी मौजूद थी कि आदमी पहचाना जा सकता था, और जमशेद को तो वो उसके कद कामत की वजह से बीसियों लोगों के मजमे में शनाख्त कर सकता था। नीचे नशे में उतरते ही वो बेहद मोहतात हो गया था। चट्टानों और टीलों की आड़ लेते हुए वो गैर महसूस अंदाज में आगे बढ़ने लगा, यहाँ तक कि वो उन खंडरात के नजदीक पहुंच गया जहां आमिर कमाल और सईद अख्तर जमशेद से जिंदगी और मौत की आंख में चोली खेल रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता कमांडो स्टाइल में आगे की तरफ सरक रहा था। ताहम उसकी निगाहें बड़ी बारीक बीनी के साथ टूटे फूटे खंडरात और उनके इर्द गिर्द मौजूद टीलों का जायजा ले रही थी। फिर अचानक उसे एक आदमी तेजी से भागता नजर आया, जो एक टीले के अकब से निकलकर दूसरे टीले के पीछे रोपोश हो गया था। खंडरात की आड़ से उस पर फायरिंग भी की गई थी, मगर शायद चलाई गई गोलियां खता गई थी। फायरिंग के फौरन बाद उसे एक कद आवर शख्स निकलता दिखाई दिया, जो भागता हुआ ऊपर की जानिब जा रहा था। शायद ये घाटी वाले रास्ते पर घात लगाने के लिए जा रहा है, जादाद ने दिल में सोचा, और दोबारा उस टीले की जाने मुतवज्जो हो गए जिसके अकब में उसके ख्याल के मुताबिक जमशेद रूपोश हो गया था। फिर अचानक उसे एक भारी भरकम शख्स नजर आ गया, जो दबे पांव उसी टीले की जाने बढ़ रहा था जिसके अकब में जमशेद गायब हुआ था। जादाद को उनकी तादाद का कोई अंदाजा नहीं था। ताहम उसे इतना मालूम था कि जमशेद के साथ सिर्फ आबिद खान नामी एक ही इंस्पेक्टर है। गो कि आबिद खान उसके लिए अजनबी था, मगर इसलिए बगैर कोई चारा न था। चनाचे वो सब कुछ अल्लाह पर छोड़कर गैर महसूस अंदाज में मोटे शख्स के पीछे चल पड़ा। टीले के नजदीक पहुंचते मोटे ने चंद लम्हों के लिए तौकीफ किया और फिर तेजी का मुजाहरा करते हुए टीले के ऊपर पहुंचा। उसका जोशो खरोश देखकर जहादाद ने फौरन क्लाशनकोफ को सिंगल पोजीशन पर करने के बाद उसकी टांगों का निशाना बांध दिया। खबरदार! अचानक मोटे की मकरू आवाज गूंजी। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना मैं बेदरे गोली चला दूंगा। हमें मालूम है कि तुम्हारा रिवॉल्वर खाली हो चुका है। बस अब तुम्हारे ड्रामे का दी एंड होने ही वाला है। इतना कहने के बाद मोटे ने फौरन रिवॉल्वर वाला हाथ आगे बढ़ा दिया। इसके बाद एक साथ दो धमाके हुए थे। मोटा चीखता हुआ टीले के दूसरी जानिब लुढ़क गया और जादाद भागता हुआ टीले के ऊपर पहुंच गया। उसकी चलाई हुई गोली मोटे की दाहिनी टांग में लगी थी। वो टांग पकड़े करहा रहा था। उसके करीब पहुंचते ही जादाद फनकारती हुई आवाज में बोला, दोनों हाथ ऊपर उठा लो वरना भून डालूंगा। तुम्हारे सब साथी गिरफ्तार हो चुके हैं। सईद अख्तर की चलाई हुई गोली जमशेद के कान के करीब से गुजर गई थी। खड में गिरते उसकी समातों से सईद अख्तर की चीख टकराई थी। ताहम उसने फौरन खड से बाहर आने का रिस्क न लिया, मगर जब उसे जहादात की आवाज सुनाई दी तो वो मकान के अंदाज में उठ खड़ा हुआ। दूसरे लम्हे वो उछलकर खड से बाहर आ गया। उस वक्त तक जहादात सईद अख्तर का रिवॉल्वर अपने कब्जे में कर चुका था। सईद बदस्तूर कर हारा था। उसके नजदीक पहुंचते जमशेद खान ने उसे ठोकरों पर रख लिया। शायद आबिद खान के दर्दनाक अंजाम ने उसे पागल कर दिया था। वीराने में चारों तरफ सईद की चीखें गूंजने लगी, मगर जमशेद खान का गुस्सा ठंडा होने में नहीं आ रहा था। प्लीज सर, इसके दीगर साथियों के बारे में सोचें। एक को तो मैंने भी देखा है, वो ऊपर घाटी की तरफ भाग रहा था। आखिरकार जहादात को मदाखलत करना पड़ी। हाँ, वो एक हरामजादा रह गया है। इसके साथ सिर्फ एक लौंडिया है, मगर वो खाली हाथ है। आज मैं इन तीनों को यहाँ जिंदा दफना कर जाऊंगा। उसे मैं देखता हूँ, आप इसे संभाले। बेहतर होगा इसके हाथ पांव बांध दें। ओके, तुम जाओ, मैं उसे इधर खंडरों के अकब में ले जा रहा हूँ। वहां रस्सी मौजूद है। ठीक है, आप ये रिवॉल्वर रख लें, ये इसी का है। रिवॉल्वर से ज्यादा मुझे खंजर की जरूरत पड़ेगी। मुझे पता है, तुम्हारी पिंडली के साथ खंजर बंधा हुआ है। जहादाद ने फौरन झुककर पिंडली के साथ बंधा खंजर निकाला और उसके हाथ पर रख दिया। ओके, अब तुम जाओ, मैं तुम्हें उधर खंडरों के अकब में मिलूंगा। कोशिश करना उन दोनों को जिंदा पकड़ने की। वो दोनों बंगश के अहम मोर हैं। लड़की का नाम मारिया है, जबकि मर्द का नाम आमिर कमाल है, लेकिन ये नाम फर्जी भी हो सकते हैं। और ख्याल रखना, वो दोनों लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक है। कोई रिस्क ना लेना। अगर जिंदा हाथ ना लगे तो बेशक गोलियों से उड़ा देना। यू डोंट वरी सर, मैं उन्हें फरार होने का मौका नहीं दूंगा। जहादात दबे पांव ऊपर घाटी की तरफ बढ़ गया और जमशेद सईद अख्तर को खींचते हुए खंडरों की जानिब रवाना हो गया। आमिर कमाल उस टीले से बहुत दूर ऊपर घाटी वाले रास्ते पर घात लगाए बैठा था। उस तक फायरिंग की आवाज जरूर पहुंची थी, लेकिन शायद वो अपने साथी की चीखों की आवाज नहीं सुन सका था, वरना अब तक राह फरार इख्तियार कर चुका होता। मारिया का भी कोई पता न था। आमिर न सिर्फ रास्ते पर नजरें जमाए हुआ था,
बल्कि वो मारिया के बारे में भी सोच रहा था। उन दोनों की आपस में अच्छी खासी दोस्ती थी और अक्सर एक दूसरे की रफाकत से वो रातों को रंगीन बनाते रहते थे। जहादात मोहतात अंदाज में उस तरफ बढ़ रहा था जहां उसने आमिर कमाल को छुपते देखा था। क्लाशनकोफ उसने फायरिंग पोजीशन में पकड़ा हुआ था। चारों तरफ अंधेरा था, मगर इतनी तारीकी में रहने की वजह से जहादात को काफी फासले तक दिखाई दे रहा था। चढ़ाई के करीब पहुंचते उसने सीधा आगे जाने के बजाय एक लंबा चक्कर काटा और फिर रास्ते के दाएं जानिब से ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। ये बहुत दुश्वार गुजार काम था, मगर वो एक तरबियत याफ्ता सोल्जर था। 12 ऐसी सूरत हाल से गुजर चुका था। बिना कोई आहट पैदा किए वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता जा रहा था। हत्तुल वसा वो छोटे पत्थरों से बचकर चल रहा था। उसके पाँव की ठोकर से नीचे गिरने वाला कोई भी पत्थर ऊपर छुपे हुए दुश्मन को होशियार कर सकता था। दिन वाली गर्मी अब नहीं रही थी। मौसम बड़ी हद तक खुशगवार हो चुका था, मगर ऊपर पहुंचते पहुंचते वो पसीने में नहा गया। एक बड़े पत्थर की आड़ लेकर वो बिल्कुल रास्ते के किनारे पर बैठा हुआ था, मगर वहां से आमिर कमाल नजर नहीं आता था। शायद वो भी किसी आड़ के पीछे था। जादाद का दिमाग तेजी से मौजूदा सूरत हाल पर गौर करा था। दुश्मन को सामने लाने के लिए किसी चाल की जरूरत थी। अंधाधुंध ऊपर जाने में जानकर खतरा था, क्योंकि दुश्मन की तरह वो भी मुकम्मल अंधेरे में था। एक जरा तौकीफ के बाद उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया। गालिबन वो पत्थर फेंककर दुश्मन को सामने लाना चाहता था। उसने पत्थर फेंकने के लिए हाथ उठा लिया, मगर ऐन उसी लम्हे ऊपर से किसी गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज आई। उसने अपना इरादा मुलतवी करते हुए आहिस्तगी से पत्थर अपनी जगह वापस रख दिया। शायद वो फरार हो रहा है, वो दिली दिल में सोचते हुए उठ खड़ा हुआ, मगर फिर एकदम चौंक पड़ा। कोई रास्ते के ऐन दरमियान में भागता हुआ ऊपर जा रहा था। उसके पास सोचने का टाइम बिल्कुल ना था। वो तेजी से आड़ से निकला और भागते हुए शख्स के निचले धड़ पर फायर कर दिया। एक धमाका हुआ और वो शख्स चीख मारकर जमीन बोस हो गया। फिर इससे पहले कि जख्मी को संभलने का मौका मिलता, जहादात उसके सर पर पहुंच गया। खबरदार, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। तो तुम, इतना कहकर उसने कराहना शुरू कर दिया। उसका एक हाथ अपने दाहिने कूल्हे को टटोल रहा था। गालिबन जहादात की चलाई हुई गोली ने बहुत गलत जगह का इंतखाब किया था। दूसरा हाथ खाली था। उसका रिवॉल्वर कहीं गिर चुका था। मैं खुदाई फौजदार हूँ, चलो उठकर खड़े हो जाओ, वरना बदन में लातादाद सुराख कर दूंगा। मैं उठ नहीं सकता, मेरी मदद करो। ठीक है मिस्टर आमिर कमाल, मगर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना आग कब्र में जाकर ही खुलेगी। जायदाद ने उसे सहारा देने के लिए उस पर झुका, और यही उसकी गलती थी। आमिर कमाल ने इतनी फुर्ती से उसके क्लाशनकोफ पर हाथ डाला कि जहादात को संभलने का मौका भी ना मिल सका। उधर जहादात झटका खाकर मुंह के बल गिरा। इधर आमिर कमाल क्लाशनकोफ थामकर चश्मे-ज़दन में उठ खड़ा हुआ। यह है आमिर कमाल का कमाल, फौरन खड़े हो जाओ उठकर, वरना सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। मैं दाद देता हूँ तुम्हारी होशियारी की, तुम एक। इससे आगे की बात आमिर कमाल ना सुन सका। जायदाद के हाथ से गोली किसी तेजी से निकलने वाला पत्थर सीधा उसके चेहरे से टकराया। झटका इतना जोरदार था कि वो संभल न सका और पुश्त के बल गिर पड़ा। क्लाशनकोफ उसके हाथ से निकल गई। उसने अपने दोनों हाथ जख्मी चेहरे पर रख लिए। जायदाद ने बर्क रफ्तारी से आगे बढ़कर क्लाशनकोफ संभाल ली और फिर आमिर कमाल को ठोकरों पर रख लिया। रास्ता ढलानी था, इसलिए उसकी हर ठोकर के साथ आमिर कमाल नशेब की तरफ लुढ़कता जा रहा था। उस वीराने में उसकी गूंजने वाली चीखें दूर दूर तक जा रही थीं, मगर जहादात को कोई परवाह न थी। वो बदस्तूर उसे ठोकरें लगाता जा रहा था, हत्ता कि यूं ही लुढ़कते हुए आमिर कमाल नीचे हमवार जमीन तक पहुंच गया। जहादात ने उसे गुद्दी से पकड़कर खड़ा किया और फिर सर्द अंदाज में कहा, बिला चूचारा खंडरों की तरफ चलना शुरू कर दो। जहां भी तुम्हारे कदम रुके, वहीं तुम्हारी सांसें भी रुक जाएंगी। मरता क्या न करता कि मस्ताक आमिर कमाल उसके आगे आगे चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वो दोनों खंडरात के अकाबे पहुंच गए, जहां जमशेद ने सईद अख्तर को उसी दरख्त के तने से बांध रखा था जिसके साथ उन्होंने आबिद को बांधा था। आबिद की लाश चंद कदम दूर रखी हुई थी, जबकि सईद अख्तर उसका तशद्दुद बर्दाश्त न करते हुए बेहोश हो चुका था। जमशेद के हाथों में लहू लहान खंजर मौजूद था। आमिर कमाल को देखते उसकी आंखों में खून उतर आया और फिर पलक झपकने की देर में उसने खंजर आमिर कमाल के बाजू में घोंप दिया। वीरान और संगलाख पहाड़ उसकी कर्कनाक चीख से गूंज उठे, मगर जमशेद ने कोई परवाह न की और झटके से खंजर वापस खींच लिया। फिर उसे ठोकरों पर रख लिया। बोलो, तुमने आबिद खान को किस तरह मारा था? बोलो, वरना इस खंजर से एक एक करके तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। यहाँ इस वीराने में तुझे छुड़ाने के लिए तेरा बाप बंगश भी नहीं पहुंच सकता। तुम तुम बंगश के इंतकाम से कभी भी बच नहीं सकोगे। वो तुम्हें तुम्हारे घर में घुसकर कुत्ते की मौत मारेगा। फिलहाल तो तुम खुद कुत्ते की मौत मरने के लिए तैयार हो जाओ, उसके बाद बंगश की बारी भी आ जाएगी। तुम बहुत पछताओगे। बंगश की पहुंच इस्लामाबाद के ऐवानों तक है, जानता हूं मैं।
دیکھ سکتا ہوں، سوچ سکتا ہوں، مگر گولی اندھی، بہری اور گونگی ہوتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھ سکتی کہ اس کا رخ جس کے سینے کی طرف ہے اس کی پہنچ اقتدار کے ایوانوں تک ہے. بس ایک دفعہ میں بنگش تک پہنچ جاؤں، پھر میں اسے وہاں تک پہنچا دوں گا جہاں سے آج تک کوئی لوٹ کے نہیں آیا. بھول ہے تمہاری ہے، جاگتے ہوئے خواب دیکھ رہے ہو تم. میں اکثر سچے خواب دیکھتا ہوں. اب میں اس خنجر سے تمہارے اس طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کروں گا جیسے قصائی ذبح کیے ہوئے بکرے کے کرتا ہے. شوق سے کرو. بنگش کے ٹھکانے سے صرف میں واقف ہوں. میری مدد کے بغیر تم اسے قیامت تک نہیں ڈھونڈ سکتے. تم اپنی خیر مناؤ، تم پر تو ابھی قیامت ٹوٹنے والی ہے. اتنا کہہ کر جمشید نے عامر کمال کے دوسرے بازو میں خنجر گھونپ دیا. وہ حلق کے بل دھڑا. اس کی چیخ بہت طویل تھی، دیر تک پہاڑوں میں گونجتی رہی. میرے تو خیال میں ہم یہاں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. اس کی ساتھی لڑکی شاید فرار ہو گئی ہے. اوپر سے میں نے کسی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنی تھی. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بنگش کے گنڈوں کی فوج لے کر یہاں پہنچ جائے. یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ آپ ان کے ساتھ مصروف تھے تو میں نے سوچا کہ چپ رہوں، آپ کو غصہ اتارنے دوں، مگر اب دیر ہوتے دیکھ کر مجھے بولنا پڑا. میرا غصہ بیجا نہیں ہے. وہ دیکھو ان درندوں نے عابد کے ساتھ کیا سلوک کیا. کتنی بے رحمی کے ساتھ اسے اذیت پہنچا کر انہوں نے قتل کیا ہے. زمانہ جہالت تو کیا، پتھر کے دور میں بھی لوگ اس قدر درندگی کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے. تھانے پہنچ کر ان کے ساتھ نمٹا جا سکتا ہے. یہاں اس ویرانے میں زیادہ دیر ہمارے لیے رکنا پریشانی کا باعث بن سکتا ہے. جہانداد بولا، نہیں، میں انہیں تھانے لے جانے کی غلطی کبھی نہیں کروں گا. ان کے ناجائز باپ بنگش کی پہنچ بہت اوپر تک ہے، وہ انہیں بآسانی چھڑا لے گا. اس بار میں بنگش سے لڑنے کے لیے قانون کا سہارا نہیں لوں گا، بلکہ اب یہ میری اور بنگش کی ذاتی لڑائی بن چکی ہے. بنگش کی گرفتاری سے علم رکھنا ہے. کیا ان کی ساتھی لڑکی بنگش کو نہیں بتا دے گی کہ اس کے ساتھیوں کو ایس پی جمشید خان نے پکڑ لیا ہے؟ شوق سے بتاتی رہے. بنگش کے بندے جب تھانے میں ہی نہیں ہوں گے تو وہ میرے خلاف اوپر سے بھی کوئی مدد حاصل نہیں کر سکے گا، اور نہ ہی کوئی اعلیٰ سرکاری اہلکار مجھے مجبور کر سکے گا. میرے پاس جواز ہوگا کہ بندے تھانے میں نہیں ہیں. تو آپ انہیں رکھیں گے کہاں پر؟ کون ان پر پہرا دے گا؟ شہر میں میرا ایک فلیٹ خالی پڑا ہے، ان دونوں کو وہیں رکھیں گے اور تم ان کے ساتھ رہو گے. اس طرح تم قانون کی مدد کر کے رعایت حاصل کر سکو گے. مجھے انکار نہیں ہے، مگر میں ماں اور بہن کو چھڑانے کے لیے واپس جانے کا تہیہ کر چکا ہوں. اوکے، اس موضوع پر بعد میں بات کریں گے. فی الحال یہاں سے نکلنے کی تیاری کرتے ہیں. جمشید خان نے کہا اور جہانداد نے اس بات میں سر ہلا دیا.